तो सर अगर हाँ, तो सर इस केस में मंगल वक्री नहीं है, बट मंगल अगर केतु के ही नक्षत्र में है और वो बांझ राशि में है, दो चॉइसेस तो फुलफिलमेंट हो गए ना, उसके दो क्राइटेरिया। तो मंगल वक्री है लेकिन वो केतु के नक्षत्र में और बांझ राशि में है, तो फिर उस लड़की को सर लाइक चाइल्ड इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो भी हो सकता है मैम, वक्री होता है व्यक्ति को संतान जन्म देने में समस्या होती है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसको गर्भ में ही समस्या होता है। राइट राइट। और सर ऐसी स्थिति दूसरी में भी कंडीशन सर मैंने एक चेक कर ली कि वो उसका जो गुरु है वो पंचम भाव में बैठा है और वो मिथुन राशि में ही बैठा है। ठीक है। एंड वो जो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है वो सप्तम में ही है, और मंगल केतु के नक्षत्र में है, दोनों की युति है। लेकिन मंगल वक्री नहीं है सर, सिर्फ इतना ही फर्क है। कोई बात नहीं मैम, वक्री नहीं है तो थोड़ा सा असर कम होता है ना, मंगल केतु का कनेक्शन तो है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो समस्या होगा, ठीक है ना। राइट। तो व्यक्ति को सप्तम भाव में ये कॉम्बिनेशन है, तो व्यक्ति को ऑपरेशन जैसे या फिर प्राइवेट पार्ट में कुछ समस्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट राइट। और सर जैसे आपने और एक कंडीशन बोला था कि चंद्रमा भी देखना चाहिए उस टाइम, तो वो चंद्रमा भी 4 और 6 का सिग्निफिकेटर है पहले और दूसरी स्टेज में, तो ये भी कंडीशन टोटली फेल है। तो उनको अब तक संतान नहीं है, उनकी उम्र चल रही है 34। हाँ, तो अभी तक संतान नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, और एक बार एबॉर्शन हो गया था। हाँ, तो ये उसका युति का रिजल्ट मिल रहा है, हमेशा कह सकते। राइट राइट। अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन होता तो व्यक्ति को जैसे कि गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं ना, उस कंडीशन भी आ सकती थी, ठीक है। करेक्ट। अगर मंगल वक्री होता तो सिचुएशन अच्छी नहीं कही जा सकती, ग्रह स्थितियां और भी ज्यादा खराब कर देते हैं, हम ये कह सकते हैं, खराब तो है ही, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। ठीक है, यस सर। ओके मैम, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न। कोई कुछ कहना चाहेंगे। सर बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, पर आज 8 बजे होने वाली थी। आज इसलिए जल्दी किया है क्योंकि आज कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर हम 8 बजे नहीं आ सकते हैं, है ना। संडे को शायद शाम को घूमने जाते होंगे, हो सकता है अलग अलग कहानी हो, लेकिन शायद फिर भी लोग कम आए हैं, ठीक है। 5 बजे कर लिया तो भी, तो कभी कभी हमको दूसरों को भी समझना पड़ता है, लेकिन रंजना मैडम आप तो हर समय एक्टिव हो। मेरे पास फोन था, मैंने कहा ये क्या हुआ, क्लास कैसे शुरू हो गई, ये तो 8 बजे हो रही थी, क्योंकि मैं कहीं से लौट रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मेरे पास किसी का फोन भी नहीं है, पर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अपने लोगों से कहा भाई मैं क्लास में आ रही हूँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी है, सर मिलेंगे नहीं बार बार रोज रोज जूम पे। नहीं नहीं, सही बात है। आज सभी को अच्छा लगा बैच 12। सर बैच 12 तो जो मैंने बैच 11 ज्वाइन किया उससे बैच 12 में जमीन आसमान का अंतर है, और वो तो आता ही बहुत है, सेटिस्फैक्ट्री, बहुत वो तो होता सेटिस्फैक्ट्री। ही है, क्योंकि हमें हमेशा अपडेट चीजें मिलती है ना, कि नया वर्जन मिलता है, नई चीजें मिलती है, अपडेट मिलता है कोर्स, तो चीजें हमेशा अपडेट आती है, अपग्रेड होती है। तो जैसे बेस 12 था, इससे भी ज्यादा अपडेट बेस 13 आएगा, क्योंकि वो चीजें वापस अपडेट हो जाती है ना, जाता है, ठीक है। तो काफी कुछ बदलाव होता है, वो हर बार व्यक्ति को लगता है। बेस 10 वालों को बेस 11 काफी अच्छा लगा, बेस 11 वालों को बेस 12 काफी अच्छा लगा, बेस 12 वालों को बेस 13 काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बेस 12 में थे वो 13 को देखेंगे तो बोलेंगे कि 13 काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो व्यक्ति डबल बार सीखता है, दोनों को चीजें जल्दी समझ में आती है, ठीक है, और दूसरा बेस भी अपडेट हो जाता है, तो दोनों ही तरह की बातें होती है। आपको अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरे को बैच 12 में आने के बाद तो मतलब जैसे बैच 11 सीखा था ना, तो वो इम्पैक्ट हो गया, और बैच 12 तो बिल्कुल रिपीट होने में तो पक्का ही याद हो गया, सब कुछ याद रिपीट हो गया में तो सर। हमेशा ही हमको फायदा ही होता है, क्योंकि रिपीट एक बार जो हम कोर्स करते हैं और वही चीजें हमको डबल बार सीखने को मिल जाए, तो समझ लो कि उसकी हमारे पास पावर बढ़ गई, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को बैच रिपीट फ्री देता हूँ, ताकि वो व्यक्ति आसानी से सीख सके चीजों को। बहुत सारे डाउट यहाँ पे रह जाते हैं, तो वो डाउट सारे रिपीट बैच में अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी बातें हो सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी देवकी मैम।
सर ये गोचर के अंदर दृष्टि कैसे देखी जाती है? जैसे कि सूचक चेंज होते हैं क्या? सूचक थोड़ी ना बदलते कभी। हमारे जन्म कुंडली के सूचक तो वही रहेंगे, हाँ, ठीक है, लेकिन अंतर गोचर में दशा जो बदलती रहेगी। गोचर में जो चंद्रमा आता है उसकी सूचक बदलते रहते हैं, ठीक है। नक्षत्र परिवर्तन करता है ना। गोचर में 3 बहुत खास है। एक तो दिन के लिए चंद्रमा को देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे एक निश्चित दिन का प्रेडिक्शन करना है, ठीक है ना, आज का ही प्रेडिक्शन करना हो, तो हमें सारे ग्रहों को छोड़कर सिर्फ चंद्रमा के गोचर पर फोकस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल माने कि मान लीजिए कि आपके चार्ट में शुक्र के पास 6 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और चंद्रमा मान लो उस दिन शुक्र के नक्षत्र में गया, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो दिन। अच्छा नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा शुक्र का एजेंट बन रहा है, चंद्रमा शुक्र का फल दे रहा है। मान लीजिए कि आपके चार्ट में शुक्र 2 और 11 के सूचक बना रहा है, ठीक है, और चंद्रमा उस दिन शुक्र के नक्षत्र में गया, चंद्रमा आपको अच्छा फल दे रहा है क्योंकि चंद्रमा शुक्र के फल दे रहा है, मतलब 2 और 11 को एक्टिवेट कर रहा है। अगर दिन का प्रेडिक्शन करना है तो चंद्रमा को देखो, महीने का प्रेडिक्शन करना है तो सूर्य को देखो, और वर्ष का प्रेडिक्शन करना है तो गुरु और शनि को देखना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिकल थोड़ा करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है सर ये कस्प चार्ट से, जैसे हम तो हमेशा लग्न चार्ट को ही टारगेट करते हैं, सबसे पहले लग्न चार्ट को ही देखते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं या ऐसे कुछ पंडित होते हैं जो कस्प चार्ट को माइंड में रखते हैं, क्या कारण? नहीं, लग्न चार्ट ही मुख्य चार्ट होता है। कस्पल चार्ट तो प्लेसमेंट के लिए देखा जाता है, जिसको वैदिक वाले चलित चार्ट बोलते हैं, केपी वाले कस्पल चार्ट बोलते हैं, लेकिन चार्ट ही मुख्य चार्ट होता है। लग्न चार्ट से ही सारी चीजें हमको पता चल जाती है। तो रिजल्ट तो सेम ही बैठता है ना? रिजल्ट तो सेम ही आता होगा। रिजल्ट तो मैम सामने वाले के ऊपर है, ज्योतिष कौन किस तरह का एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति किस तरह की पद्धति से देख रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। लग्न चार्ट से चीजों को हमेशा देखना चाहिए, चाहे वो युति हो, चाहे वो दृष्टि हो। लग्न चार्ट हमारा मुख्य चार्ट है यार। अगर हमारा मान लो मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न हमारा मुख्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। लग्न चार्ट हमारा मुख्य चार्ट होगा, हमेशा ध्यान रहे। गोचर, युति, दृष्टि सारी इसी चार्ट से देखना चाहिए। कस्पल चार्ट तो सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट को बताता है, ठीक है, कोई लेकिन हमें लग्न को पकड़ना है। ये क्रूड एनजी क्या है? मैंने लिखा था ना आपके वो क्रूड एनजी। मैम आप इस चक्कर में क्यों जा रहे हो? आपका शेयर मार्केट का काम नहीं है, जो क्रूड एनजी का काम करते हो वो करने दो, ठीक है। आप नहीं, एनजी का मतलब क्या था? एनजी मतलब नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस, ठीक है, कोई बात। जी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैंने देखा था चलित भाव में और कस्प और केपी चार्ट में कई बार फर्क होता है। बहुत फर्क आता है ना, क्योंकि 16 तरह की मेथड होती है सर कस्पल चार्ट को बनाने की भी, मतलब भाव चलित चार्ट को बनाने की 16 विविध पद्धतियां हैं, जिसमें पाराशर में यूज करते हैं श्रीपति पद्धति, ठीक है, केपी वाले यूज करते हैं सेमी आर्क सिस्टम, अर्धचाप पद्धति, ठीक है ना, और भी अलग अलग तरह की 16 पद्धतियां और हैं। अलग अलग तरह से भाव पद्धति का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। पाराशरी में भाव मध्य को लेकर गणना करते हैं, इसलिए वहां पे कभी भी राशि लुप्त तो होता ही नहीं है, ठीक है। और केपी में चलित भाव आरंभ को लेकर गणना करते हैं, इसलिए कभी राशि डबल भी आ जाती है, कभी लुप्त भी हो जाती है। तो केपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ी सी ज्यादा मेथड होती है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो वैदिक केपी मिक्स थ्योरी हमारी, हम वैदिक केपी दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। हमारा नियम यही है कि वैदिक को छोड़ना नहीं है, केपी को भूलना नहीं है, हमारा नियम यही है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। तो आपने भी एक चीज और ही बताई थी कि जैसे मान लीजिए हम सिग्निफिकेटर्स के लिए तो आप केपी चार्ट को देखेंगे, बाकी प्रेडिक्शन के लिए हम लोग लगन चार्ट को देखेंगे। लेकिन अब लगन चार्ट आ गया, प्राचीर कंसेप्ट भी बीच में आ गया, लेकिन प्राचीर कंसेप्ट चलित जैसे मान लीजिए अब हमने केपी चार्ट से हमारे सिग्निफिकेटर्स निकल आए, फिर हमने एस्पेक्ट्स देखना है या कुछ भी देखना है तो उसके लिए हम लगन चार्ट को देखेंगे। अब लगन चार्ट में साथ साथ अगर हम प्रेडिक्शन देखते हो साथ साथ चलित भाव भी कंसिडरेशन में आ जाता है, उस टाइम वो कंसिडर करें कि ना करें, क्योंकि चलित भाव में भी कई बार पोजीशन चेंज हो जाती है प्लैनेट की, 2 से 3 में चला जाता है या 3 से 2 में चला जाता है, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि उसको कंसिडर किया जाए कि सिर्फ लगन पे ही फोकस करना है। जी मैं बताता हूँ, वैदिक में पद्धतियां जो दृष्टि की हैं वो किस आधार पर है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। जैसे कि मैंने मंगल का, शनि का, सबका बताया था, गुरु का,
मंगल का 4 8 सुरक्षा की दृष्टि, लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना, शनि का 3 और 10 की दृष्टि, वो कर्म की दृष्टि, ठीक है ना, उपचय भाव एक्टिवेट करता है, गुरु की पंचम नवम धर्म की दृष्टि। केपी में जो दृष्टियां होती है वो डिग्रिकली होती है, आ रहा है समझ में? वो केपी पूरी तरह से गणित को लेकर चलता है और वैदिक पूरी तरह से गणित प्लस आध्यात्म को लेकर चलता है, इसलिए दोनों ही पद्धतियों में बड़ा फर्क आ जाता है। आप कभी भी केपी वाले मास्टर से केपी पढ़ना, वो आपको आध्यात्म से बिल्कुल दूर कर देगा। आप पढ़ के देखना, आध्यात्म से ज्योतिष को बिल्कुल दूर कर देगा, और कभी भी वैदिक वाले से पढ़ के देखना, वो आपको आध्यात्म से जोड़ के रखेगा। दोनों पद्धति में फर्क इसलिए है क्योंकि जो वैदिक वाली पद्धति, वैदिक की जो दृष्टियां है वो आध्यात्मिक स्तर से ली गई है, ठीक है ना, और मानव जीवन के ऊपर गणित प्रभाव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला किसी एक व्यक्ति के ऊपर फिट नहीं बैठ सकता है। अगर मान लो जो सिस्टम आपके लिए है वो हम हर मानव के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए फेवरेबल है वो हर मानव के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिष पूरी तरह से देश काल माहौल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये गणित का पार्ट नहीं है, गणित का विषय ही नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष फलित का विषय है, कहते ना फलित ज्योतिष, गणित कहा, गणित ज्योतिष होता तो फिर एस्ट्रोनॉमी कर लीजिए, है ना, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी है, और यहाँ पर व्यक्ति का गणित कार्य नहीं करता, यहाँ पे व्यक्ति का फलित कार्य करता है, देश काल माहौल परिस्थितियां। मैं आपको 2 चार्ट रखूंगा, सेम पोजीशन सेम स्थितियां, सिर्फ दोनों व्यक्ति अलग अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं, प्रेडिक्शन में जमीन आसमान का अंतर आएगा, बताइए क्या कहोगे? सेम स्थितियां, प्रेडिक्शन में जमीन आसमान का अंतर आएगा। आप बोलोगे कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देश काल माहौल परिस्थितियां डिपेंड करती है, इसीलिए ऋषि पाराशर जी का जो थ्योरी है वो आध्यात्मिक थ्योरी है। उन्होंने बहुत गहराई से इन चीजों को बनाया है, जैसे कि हम रामायण ज्योतिष पढ़ते हैं। अब जो व्यक्ति सनातन संस्कृति से कनेक्टेड है उसको बड़ा मजा आया होगा, और जो व्यक्ति ऑलरेडी इससे कटा हुआ है उसको थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता होगा समझ में, क्योंकि जो व्यक्ति कनेक्टेड है उसको बड़ा मजा आया, आनंद आया वो क्लास में कि यार कुछ सीखने को मिला है संस्कृति के बारे में। तो चीजें वो है, हमेशा दृष्टि मुझे तो लगता है कि लग्न चार्ट से ही लेना चाहिए, लग्न चार्ट से ही दृष्टि को लिया जाता है, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत कहाँ पे आती है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि भाव आरंभ होता है, मान लो कि भाव संधि वाला चार्ट होता है, मान लो कि मेष लग्न हुआ या फिर कन्या लग्न हुआ, कन्या लग्न मान लो 29 डिग्री से चालू हुआ, राइट, या फिर तुला लग्न 1 डिग्री से चालू हुआ। तो ये जो भाव आरंभ वाले जो चार्ट होते हैं, यहाँ पे कभी कभी दृष्टियों का लोचा हो सकता है। बाकी अन्य किसी भी मामलों में आप दृष्टि को लग्न चार्ट से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाव आरंभ वाले चार्ट में कभी कभी दृष्टियां इधर उधर आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि वो भाव आरंभ भाव संधि पे खड़ा हुआ है ना, डिग्री 4 मिनट आगे बढ़ता तो तुला हो जाता, 4 मिनट पीछे होता तो कन्या हो जाता। तो इस मामले में हम दृष्टि को केपी से ले सकते हैं, बाकी अन्य सारे मामलों में आपको वैदिक ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रश्न? सर प्रणाम। नमस्कार संकल्प सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने लिखा था कि उच्च भाव में पापी ग्रह अगर हो तो वो अच्छा फल देते हैं, तो जैसे राहु अगर 10वें भाव में होगा तो ये अच्छा फल रहेगा सर? उपचय भाव में पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब हर व्यक्ति को हरा देना, सामने जो भी व्यक्ति आया उसको हराना ही है। जंग ये मैदान कहते ना कि भैया कैरियर जंग मैदान है। आप आपके किसी भी फील्ड में हो, आप सामने कोई भी आएगा तो आप उसको एक तरह देखोगे, क्योंकि आपको उससे कार्य करना है। चाहे आप उसको हराने की बात नहीं करते, लेकिन आप उससे आगे बढ़ने की बात करते हो ना, ठीक है? तो आगे बढ़ने की बात आती है, वो होता है उपचय भाव, और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है उसमें हमेशा हमें फाइट करना पड़ेगा। जब भी कोई प्लेनेट, कोई भी किसी भी जगह हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें हमेशा फाइट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी फील्ड में किसी और हमें आगे बढ़ना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। हम एकदम सौम्य बनकर रहेंगे तो व्यक्ति अपने शिखर पे नहीं पहुंच सकता, फाइट करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को देखो, फाइट किया, शोएब नाक पे बॉल लग रही है, फाइट कर रहा है, क्योंकि उसको फाइट करने की आदत होना चाहिए, व्यक्ति को लड़ने की आदत होना चाहिए, ठीक है ना। हर फील्ड में व्यक्ति को उसके कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, कुछ लोग दबाने वाले मिलते हैं, कुछ लोग गिराने वाले मिलते हैं, लेकिन उसको फाइट करना है।
और फाइट करने के लिए फाइटर ग्रह ही चाहिए, और फाइटर ग्रह होते हैं हमारे पास, क्रूर प्लेनेट को फाइटर ग्रह बोलते हैं। आप फाइट करने में मंगल को बोलो, शनि को बोलो, राहु को बोलो, शुक्र को बोलो, ये फाइट करने में होशियार व्यक्ति है। अभी आप गुरु को बोलो फाइट करने के लिए, ठीक है, गुरु ज्ञान दे देगा लेकिन फाइट नहीं कर पाएगा। अभी आप बुध को बोलो के लिए, अपने दिमाग से सब लोगों को कर देगा लेकिन फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप चंद्रमा को बोलो फाइट नहीं कर पाएगा। उच्च भाव में पापी और क्रूर ग्रह का बैठना, मतलब अच्छे अच्छों को पटकने देना। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना अपने फील्ड में कि ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे को दबा देंगे, तेरे को डरा देंगे, तो वहां से व्यक्ति ना डरे, निडर होकर आगे निकले, उसको बोलते हैं उपचय। और निडर होकर आगे तभी निकल सकता है जब 3, 6, 10, 11 में ज्यादा से ज्यादा पापी ग्रह बैठे हों, या फिर इन लोग को पापी ग्रह देख रहे हो। बहुत बढ़िया, खासकर छठे और 10वें भाव में तो होना चाहिए, ठीक है। 10वें भाव में राहु अगर रहे तो क्या अब जैसे कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकार के लिए तृतीय भाव, अब तृतीय में जितने पापी ग्रह की दृष्टि होगी और जितने पापी ग्रह बैठे होंगे, लोग आपके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। कितना ही बड़ा नेता होगा वो आपको इंटरव्यू देके जाएगा, यस सर, संकल्प सर, ठीक है। तो कि पापी ग्रह का कमाल है कि सामने वाला दब रहा है, उससे बोल नहीं पाता। तो पत्रकार के लिए तीसरे भाव में मंगल हो जाए, केतु हो जाए, या तीसरे भाव में मंगल केतु की दृष्टि हो, राहु बैठा हो, मजेदार है, क्योंकि ये फाइट करने की प्रेरणा दे रहे हैं व्यक्ति को, ठीक है। मंगल है सर 0 डिग्री का है तो मंगल है ना तीसरे भाव में, कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ, मंगल तीसरे भाव का रिजल्ट बहुत मजबूत देता है, और मंगल तीसरे भाव से छठे भाव में दृष्टि दे रहा है, जी सर, ठीक है। तो छठे भाव में दृष्टि दे रहा है और दशम भाव में दृष्टि दे रहा है, मतलब 10वें में राहु है सर। 6 और 10 में बोल रहा हूँ, 6 और 10 भाव मजबूत होना चाहिए। यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ गया, मतलब अब किसी से हारने का डर नहीं है, भय नहीं खाते। वरना जिसका उपचय कमजोर होता है वो व्यक्ति कायर बन जाता है, डर जाता है, बोले अपने क्या काम, ये काम छोड़ो, अपन को लड़ी झगड़े पसंद नहीं है, डरता नहीं है। उपचय जिसका होता है वो बोलेगा चल फाइट कर लेंगे, आजा, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये पाराशरी जी ने, जो ऋषि पाराशरी जी ने फॉर्मूला बनाया है, वो एक अद्भुत रिसर्च के बाद मार्केट में पेश किया गया कि भैया ये उपचय है, पापी होगा तो व्यक्ति हर स्थिति में जाके टिकना ही है, उसको निकाल नहीं सकता। जी सर, थैंक यू सर। ओके, अब किसी का कोई प्रश्न है? आप सभी अपने अपने डाउट रख सकते हैं। डाउट नहीं रखना है तो क्लास के बारे में अगर किसी को कुछ कहना हो 2 शब्द तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइव क्लास चल रहा है। आप चाहे तो कह सकते हो, आपको जिस तरह का अनुभव आया क्लास में, ठीक है। और डाउट हो तो डाउट रख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। कि जैसे हम युति लेते हैं, जैसे आपने बोला था कि युति हम 6 डिग्री तक ले सकते हैं, वो एक राशि में होने चाहिए और वो एक नक्षत्र में होने चाहिए। अभी तो ये युति जैसे हम देखते हैं कि लग्न कुंडली से देखते हैं, लेकिन अगर कस्प में मान लो कि सप्तम हाउस में मंगल और केतु इकट्ठे हैं युति में, लेकिन अब कस्प में मंगल छठे भाव में चला गया और केतु सप्तम में ही है, तो फिर वो कैसे हो सकता है सर? फिर युति नहीं काउंट होगा मैम। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि युति के लिए 6 डिग्री चाहिए और एक ही भाव में चाहिए, ठीक है। अभी ये बताओ कि मंगल और केतु सेम डिग्री पे है क्या, 6 डिग्री के अंदर है क्या? हाँ, मंगल और केतु 6 डिग्री के अंदर ही है। एक ही नक्षत्र में है? हाँ, एक ही नक्षत्र में। हाँ, तो फिर आपको युति लग्न चार्ट से देखना है, मतलब उस युति का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर आ रहा है, ना कि छठे भाव के ऊपर। ओके, ओके सर। हाँ, क्योंकि युति हमेशा लग्न चार्ट से देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में युति है और मंगल ने प्लेसमेंट बदल लिया तो रिजल्ट मंगल अब सप्तम भाव का भी उतना ही देगा जितना छठे भाव का दे रहा है, क्योंकि केतु ने उसको पकड़ लिया है। करेक्ट है। कभी कभी ऐसे होता है ना सर कि एक ही दिन में वो कभी ट्रांजिट दूसरी राशि में कर रहा हो, तो बिल्कुल केतु ने उसको पकड़ लिया। केतु बोल रहा है कि तू तो सप्तम के फल देगा, मेरे साथ आके बैठा है। मंगल छठे का भी फल देगा लेकिन सप्तम के भी फल देगा, ठीक है। और सर जैसे आपने एक रूल दिया था गोचर में कि जैसे राहु एंड सैटर्न
एंड मंगल एंड राहु जैसे ये जो ग्रह अगर ट्रांजिट कर रहे 6, 8, 12 से, तो ये दोनों ग्रह साथ में अगर ट्रांजिट कर रहे तो फिर प्रॉब्लम होगा क्या? मेंटल हाँ, स्ट्रेस तो कम होगा? से कम राहु केतु और शनि में से कम 2 ग्रह होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, क्योंकि राहु और केतु तो एक ही ग्रह मान के चलो, अगर राहु 12th में होगा तो केतु 6th में होना ही है। करेक्ट है। अगर राहु 8th में होगा तो फिर केतु 2nd में होना ही, मतलब कम से कम 2 ग्रह होना चाहिए। राहु केतु और शनि में से कम 2 ग्रह होना चाहिए, जिसमें शनि और राहु को काउंट कर लो, शनि और केतु को काउंट कर लो, ठीक है? तो इस तरह 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन आता है। मान लो शनि 8th हाउस में, राहु 12th हाउस में, तो संघर्ष वाला। अच्छा, ओके सर। लेकिन जैसे आपने बोला कि अभी राहु और केतु हमें एक ही मानना है, तो आपने नोट्स में सिर्फ राहु का मेंशन किया है, तो केतु भी हमें लेना है ना? अगर 8th हाउस से केतु भी ले गोचर कर सकते रहा हैं, है बिल्कुल केतु भी ले सकते हैं, ठीक है ना? राहु की जगह केतु का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, तो सर केतु अगर 8th हाउस से गोचर कर रहा है और सैटर्न 12th हाउस से गोचर कर रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा पीरियड होगा। शनि केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, व्यक्ति का कर्म कटा हो गया, मतलब व्यक्ति को थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत आ सकता है, या फिर अपने काम समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा सर। हाँ, गोचर का शनि ना सर 12th हाउस से, और केतु अष्टम से अगर चल रहा है तो बिल्कुल मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, व्यक्ति का मन ना लगे अपने काम करने में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शनि केतु अलगाव के कारक है। शनि मतलब कैरियर का होता है ना, कर्म कारक, और केतु मतलब हम बोलते हैं कि त्याग का कारक ग्रह है। तो आगे एक साथ आता है, तो फिर व्यक्ति अपने काम में या तो अपने काम को त्याग करता है कि यार मेरे को क्या करना है, छोड़ दो, इसके लिए छोड़ दो, पड़ोसी के लिए छोड़ दो, ठीक है? या तो वो त्याग करने की भावना रखता है, या फिर उसको कैरियर में कुछ दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती है, रुकावट आता है, ठीक है? अच्छा सर। हाँ सर, और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये तो गोचर हो गया, बट अगर आपकी अंतर्दशाएं अगर अच्छी चल रही है तो फिर गोचर का इतना प्रभाव नहीं रहता है ना सर? लेकिन अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो उसका वर्क होता है, और फिर गोचर वहां पे मान लो शनि 8th हाउस में और केतु 12th हाउस में, तो उसका मानसिक रूप से प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति के ऊपर। चाहे अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से उसको कष्ट होगा। करेक्ट है हाँ, ठीक है ना? करेक्ट। हाँ, सर एक चीज और पूछना चाह रहा था सर। जी सर। सर मैं एक सज्जन की वीडियो देख रहा था सर यूट्यूब पे, तो वो कुछ डबल गोचर के बारे में उसमें था, सिग्निफाई था, तो वो खैर हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, तो उतना समझ में नहीं आया, तो बस इतना ही डबल गोचर का अर्थ होता है, कुछ। डबल गोचर का अर्थ होता है शनि राहु का डबल ट्रांजिट। अच्छा सर, ठीक है? शनि राहु का डबल ट्रांजिट आमतौर पे वर्ष के लिए गुरु को लिया जाता है, लेकिन जो डीप रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो शनि गुरु दोनों को लेते हैं, क्योंकि शनि भी वर्ष का कारक कहा जा सकता है। शनि भी वर्ष तक एक राशि में रहता है और गुरु वर्ष तक एक राशि में रहता है, तो वो शनि को भी देखते हुए फिर अपना डिसीजन देते हैं। और गुरु का डबल ट्रांजिट मतलब दोनों पे फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोकस करते हैं वर्ष के लिए, ये एक फैक्टर हो गया। और भी ज्यादा डीप रिसर्च के लिए कुछ लोग शनि पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग राहु पे भी फोकस करते हैं। राहु का गोचर भी बड़ा मायना रखता है, क्योंकि राहु मूल रूप से कैरियर का कारक है, ठीक है ना? तो शनि का गोचर, राहु का गोचर, बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हमें बहुत कुछ वर्ष के फलित के लिए देखने के लिए बताता है। इसलिए ट्रांजिट में मैंने नियम बताया था ना, शनि और केतु का 6-8-12 में जाना, वो इसीलिए बताया लंबे वर्ष के लिए होता है। छोटे वर्ष के लिए होता तो हम कुछ बोलते ही नहीं, के लिए होता तो, लेकिन लंबे वर्ष के लिए होता है, इसलिए उसके बारे में स्पेशल बताया, ठीक है? तो जो फॉर्मूला गुरु के लिए बताया है, वही की भी फॉर्मूला शनि के लिए भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा वो एडवांस टेक्निक है, ठीक है ना? वो थोड़ा सा अलग जाएगा, लेकिन गुरु का आप यूज कर सकते हो, शनि का भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला वही लगेगा गुरु वाला है, लेकिन शनि 2.5 साल के लिए, इतना सा हमें ध्यान रखना है, और गुरु 1 वर्ष के लिए रहता है, ठीक है ना? तो शनि का प्रेडिक्शन लगभग 2.5 सालों के लिए एक जैसा रहता है, ठीक है? मतलब एक मोटे तौर पे देखें, इसका मान लो किसी को देखना है अपन को कि उसका प्रमोशन, मान लो प्रमोशन की बात आ गई, तो हमने देख लिया गुरु। अब और भी ज्यादा एडवांस देखने के लिए हमने देख लिया शनि। अब शनि भी साथ दे रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रमोशन होगा, 2-3 साल तक व्यक्ति बड़ा मजबूती से कार्य करेगा, ठीक है?
अगर गुरु साथ दे रहा है तो 1 साल, शनि साथ दे रहा है तो 3 साल। ठीक है, इस तरह से हम उसका लंबा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा एक और भी एडवांस प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऐसा। ठीक सर, थैंक यू। इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था, शनि का 7.5 का। ठीक है, शनि का 7.5 का प्रभाव देख लेना चाहिए, और डबल ट्रांजिट में कुछ भी देखो लेकिन 7.5 का इफेक्ट देख लो, चंद्रमा के आसपास शनि जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से हमेशा कष्ट में रखेगा, चाहे व्यक्ति के पास कितना ही पैसा उस पीरियड में आए, दशा अच्छी चल रही है, पैसा आ भी जाए, लेकिन मानसिक परेशानियां उसको देता ही रहेगा किसी न किसी तरह। ठीक है, तो हमें शनि की 7.5 पे विचार कर लेना चाहिए, आपका डबल ट्रांजिट का काम कर, गुरु को देख ही रहे हैं, शनि का सिर्फ 7.5 विचार कर लो। ठीक है, आमतौर पे वैदिक ज्योतिषी सिर्फ 7.5 पे विचार कर लेते थे। ठीक है, 7.5 वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको कैसे काउंट करते हैं? कहाँ से आवाज आ रहा है? 7.5 बताया था ना मैं, चंद्रमा से शनि पास आ जाए, मान लो चंद्रमा मेष राशि में हो तो शनि अगर मीन राशि में आएगा, मेष राशि में आएगा और वृषभ राशि में आएगा तो 7.5 काउंट होगा। ठीक है, उन 3 राशियों के राशि में शनि होगा तो उसका 7.5 लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण 7.5 रहेगा जब चंद्रमा की ही राशि में शनि आ जाए। मान लो कि अभी शनि कौन सी राशि में चल रहा है? कुंभ में चल रहा है। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति का कुंभ में चंद्रमा है, व्यक्ति के लिए मानसिक परेशानी वाला ये साल रहेगा। आ रहा है समझ में? समझ आ गया। कुंभ में चंद्रमा है, ये साल नहीं, आने वाले 2.5 साल रहेंगे, क्योंकि शनि 2.5 साल तक राशि नहीं बदलता है। तो कुंभ के चंद्रमा वालों को 2.5 साल तक मानसिक परेशानी आ सकती है, उसको मेंटल हेल्थ में दिक्कत आ जाए या फिर किसी भी तरह से उसको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जिससे उसका दिमाग घूम जाए, या फैमिली का माहौल अच्छा नहीं रहे, या फिर मन दुखी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, अगर चंद्रमा अभी कुंभ राशि में है और जिनका लाइक मीन लगन है, चंद्रमा अगर मीन राशि में है सर, तो तो शनि तो उनके 12th हाउस में है ना सर, तभी उनको परेशानी होगी सर। 7.5 चालू हो गया ना मैं? हाँ करेक्ट है। 7.5 साल तक, 2.5 वर्ष पीछे, 2.5 वर्ष उसके साथ, 2.5 वर्ष उसके आगे। समझ, चंद्रमा अगर मीन राशि में बैठा हुआ है तो 7.5 कहां से चालू होगा? कुंभ से चालू होगा। 2.5 वर्ष कुंभ का, 2.5 वर्ष मीन का और 2.5 वर्ष मेष का, मतलब 7.5 साल हो गया। हाँ सर करेक्ट है, बट सर अगर उसकी अगर अंतरदशा है 7.5 साल तक जो चलने वाली है वो अगर अच्छी है, लेकिन जैसे आपने बोला कि उसको मानसिक परेशानी रहेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि कुछ लोगों का 7.5 में भी बहुत अच्छा भाग्योदय हो जाता है सर। बिल्कुल होता है ना, भी हो सकता है सर, बिल्कुल होता है, लेकिन व्यक्ति को मानसिक परेशानियां रहती है, मेंटल उसको कहीं ना कहीं से शांति नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ। तो मान लो बहुत अच्छी दशा चल रही हो, उपचय एक्टिवेट हो गया हो, तो फिर व्यक्ति को घर में बोलने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि घर का कारक है। करेक्ट, घर का कारक है, मकान का सुख का कारक है, चंद्रमा को सुख बोला जाता है। ठीक है, अब व्यक्ति को घर पे आने का ही टाइम नहीं, इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना अच्छा कारोबार चल रहा है कि उसको अपनी माता से बात किए हुए, पत्नी से बात किए हुए 4 दिन हो गए। ठीक है ना, क्योंकि वो इतना बिजी हो गया है, मतलब मानसिक रूप से वो उसको बहुत ज्यादा काम करने को मिल रहा है। आ रहा है समझ में? तो करेक्ट, इस तरह से विचार किया जा सकता है। जब दशाएं अच्छी हो तो फिर शनि की 7.5 इस तरह से रिजल्ट देती है कि व्यक्ति को रोटी खाने का टाइम नहीं। करेक्ट है मन में, और जब दशाएं बेकार हो और फिर 7.5 आ जाए तो फिर तो फ्री और भैया समय खराब, तो फिर आता है व्यक्ति डिप्रेशन में, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब तक व्यक्ति के पास काम होता है तब तक व्यक्ति भगवान होता है, इसलिए काम को बोलते हैं भगवान, हमारा कर्म ही भगवान है। जब व्यक्ति के पास काम है तब तक वो भगवान है। और सर शनि की जैसे 7.5 हम जैसे देखते हैं कि वो 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस जाएगा तो उसको 7.5 आएगी, और एट दैट टाइम आपकी दशाएं अच्छी चल रही है, अंतरदशाएं, और शनि की स्क्रिप्ट भी अगर आपकी कुंडली में 10-11, 3-10-11 दे रही है तो वो डेफिनेटली वो कामकाज को ही प्रभावित करेगा, कामकाज को प्रभावित करेगा, आपका आना जाना बाहर लगा रहेगा, फैमिली से थोड़ा सा दूर होना पड़ सकता है, लेकिन कामकाज के लिए बहुत अच्छा। शनि तो कामकाज को ही बताता है ना मुख्य रूप से। कर्म के साथ जब भी शनि आता है तो व्यक्ति को घर में सुख नहीं मिलता, या तो घर से बाहर चला जाए, विदेश में बहुत बढ़िया काम चल रहा है,
ठीक है, या फिर उसका काम चल रहा है लेकिन घर वालों से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि अगर अंतरदशाएं 2, 7, 9, 12, 10, 11 दे रही है तो व्यक्ति तो फॉरेन जाएगा, और एट दैट टाइम शनि जब व्यय स्थान में 12th हाउस में जाता है, गोचर करता है, तो वो उसको फॉरेन भी लेके जाता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, शनि गुरु राहु तीनों ही फॉरेन के कारक हैं, विदेश के कारक ग्रह हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी मैम, ओके। सर यदि किसी का चंद्रमा बाधक भाव में हो या मारक भाव में हो और शनि की 7.5 चल रही हो तो फिर वो उसको तकलीफ भी देख जाएगा? नहीं, बाधक और मारक के बीच में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बाधक और मारक, केपी क्या बोलता है कि कॉम्बिनेशन वर्क करता है, कॉम्बो वर्क करता है। ठीक है, कॉम्बो ही वर्क करता है। बाधक कब बुरा होगा? जब वो मारक के साथ रिलेशनशिप बनाए, ठीक है ना, या फिर दृष्टि संबंध बनाए तो बाधक बुरा हो। अब ऐसे तो अकेला मारक बुरा है ही नहीं, अकेला बाधक बुरा है ही नहीं, ठीक है ना, अकेले बुरे नहीं होते हैं, इनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके खेल खराब करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, केपी में एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ग्रह आ जाए, मान लो किसी ग्रह ने अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में सिग्निफिकेंट बना दिया, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक 6-8 का कॉम्बिनेशन, 6-8-12 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक वो बुरा कर ही नहीं सकता। अकेला 8 कभी बुरा कर ही नहीं सकता। अब चाहे वो बुरा भाव हो, लेकिन उसको भी तो एक साथी चाहिए, एक टीम चाहिए, तो बिना टीम के नहीं होता, बिना कॉम्बिनेशन के कारण नहीं होता। ठीक है सर 6-8-12 की पूरी चेन होनी चाहिए ना चेन फॉर्म? भी जरूरी नहीं है 2 हो जाए, 6-8 मिल जाए, 8-12 मिल जाए, चेन का भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर और 6-8 4-1-10 होते तो? 6-8 आ गया ना मैं? 6-8 4-1-10 होते हैं तो? हाँ, 6-8 तो आ ही गया ना, तो मतलब व्यक्ति को स्ट्रगल तो है ही। ओके, और उसके साथ 4-1-10 आ गए, लेकिन उसके साथ 6 और 10 भी है तो उपचय भी एक्टिवेट है, मतलब काम करोगे उसमें संघर्ष भी साथ साथ है, मतलब काम चलेगा। लेकिन हम कहते हैं कि वन वे फ्लो में चले, नहीं चलेगा, रुक रुक के बाधाओं के साथ निपटना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के काम होते हैं ना, काम धंधे ऐसे होते हैं कि रोजाना जाके फाइट करना है, निपटना है काम को और आगे बढ़ना है, और कुछ कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं कि वन वे फ्लो में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से कोई बाधा ही नहीं आ रही। ठीक है, तो 6-8 है मतलब व्यक्ति को स्ट्रगल आ सकता है, खासकर वो जॉब में है तो व्यक्ति को जॉब में थोड़ा सा मन नहीं लगना, बॉस से नहीं बनना, ये छोटी मोटी बातें होती हैं। ठीक है, ओके। सर यदि पंचमेश अष्टमेश बन के आ जाए तो फिर तो दिक्कत है, या पंचमेश हमेशा रक्षा करेगा? अच्छा है ना, देखो जिसका काम जो करेगा, पंचमेश अष्टमेश है तो बढ़िया है ना। एक हर चीजों को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम अष्टमेश को बोल दे कि बुरा है, और दूसरा आप बोल रहे हो कि पंचमेश अष्टमेश है, तो पंचमेश धर्म त्रिकोण है, अष्टमेश मोक्ष त्रिकोण है, धर्म मोक्ष की बात कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अकेला धर्म मोक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, अब धर्म और मोक्ष की बात करने वालों को लोग भौतिक जीवन में इतना वैल्यू नहीं देते हैं। जो सिर्फ धर्म और मोक्ष की बात करते हैं उसको बोलते हैं कि तो एक काम कर, गायत्री मंदिर ज्वाइन कर, साथ बन जा, है ना, इस्कॉन मंदिर चला जा, तो फिर ऐसी बात होती है। तो आमतौर पे धर्म के साथ व्यक्ति को धन भी आना चाहिए, अर्थ भी मिलना चाहिए। इसीलिए ऋषि पाराशर जी बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को योग कारक ग्रह कहा कि एक प्लेनेट केंद्र का स्वामी हो और वही प्लेनेट त्रिकोण का स्वामी हो। ऐसा नहीं कीजिए कि मोक्ष का, उनको पता है मोक्ष ले क्या करेगा है। अभी आप सभी सोचो कि आप सभी लोगों का मोक्ष हो जाए तो फिर हमारे सब लोगों का क्या हो, फिर आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, फिर आपको भजन कीर्तन में मन लग गया। ऋषि पाराशर जी भी क्या कहते थे, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी हो तो ही योग कारक। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे, जबकि ज्योतिष तो मोक्ष की बात बताता है ना, वो तो ये भी कह सकते थे कि एक धर्म का बात हो और एक मोक्ष का प्लेनेट हो तो भैया योग कारक ग्रह, लेकिन नहीं, एक धर्म का हो और दूसरा केंद्र भाव हो। केंद्र भाव में भी दशम भाव उन्होंने बहुत मजबूती से कहा कि दशम भाव होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति के पास धर्म है और जिस व्यक्ति के पास धन भी है तो उसको कृष्ण कहा जाता है कि भैया आपके पास पैसा भी है और आप भगवान भी हो, आप द्वारकाधीश हो। तो हर व्यक्ति को भौतिक जीवन में एक राजा महाराजा बनने की, जीने की चाहत होती है ना, कि मेरे पास खूब पैसा हो। इसलिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी ग्रह और जो हमारी कुंडली में जो योग कारक ग्रह होते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है तो व्यक्ति को राजा बना देता है व्यक्ति। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इनका आर्थिक त्रिकोण कैसे जागृत करें? जागृत क्या करें, अभी वो जैसा हमारी कुंडली में है वो आमतौर पर उस तरह का रिजल्ट देता है।
फिर भी हम अच्छे कर्म करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो देखो केंद्र भाव हमारा पिलर है, ठीक है, केंद्र भाव हमारा पिलर और त्रिकोण भाव हमारा भाग्य है। इसको धर्म कर्म योग बोला जाता है आमतौर पे। अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमने अपना केंद्र भाव जागृत कर लिया। अगर आप सोचो कि आप दिन रात जग के काम कर रहे हो, आपको लगना आपने ठान लिया कि मेरे को तो दिन रात काम करना है, मैंने सोच लिया मन में, तो ये केंद्र जागृत हो गया, अपने आप केंद्र जागृत हो गया। अब कुंडली में चाहे कोई भी भाव केंद्र में नहीं बैठा हो, लेकिन आपने मन में कसम खा ली कि मेरे को तो दिन रात जाग के कार्य करना है, केंद्र ऑपरेट हो गया, उसमें भी खासकर दशम ऑपरेट हो गया, ठीक है। और आप धर्म के साथ खड़े हो, अन्याय नहीं करोगे, तो ये त्रिकोण एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करना हमारे हाथों में होता है। एक कुंडली एक्टिवेट करती है तो वो अपने आप हमको उस तरह से चलाती है। एक हम एक्टिवेट करते हैं तो काफी प्रयत्न करना पड़ता है। अभी किसी का केंद्र भाव में ग्रह नहीं हो और उस व्यक्ति को काम करने का बोलो, नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का केंद्र खाली होता है और उस व्यक्ति को बोलो कि तू 10-15 घंटे काम करके बता, नहीं करेगा, नहीं कर सकता, उसकी ताकत ही नहीं है। केंद्र भरा होना चाहिए, केंद्र में पापी ग्रह होना चाहिए, राहु आ जाए सूर्य आ जाए, व्यक्ति इतना काम करता है पूछो मत। उसको बोलो कि रात सर मेरे ना सारे के सारे ग्रह केंद्र में बैठे हैं सर। आप बहुत काम करते होंगे हमेशा, कितना ही नहीं होंगे। केंद्र में बैठे जाने वाले ग्रह व्यक्ति को इतना काम करवाते हैं। एक और आप इसमें सूत्र लिखो, बात में आया, किसी व्यक्ति का चार्ट देखो और मालूम पड़ा कि भैया इसके केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो उसको बोल दो सबसे पहले कि हिम्मत रखो और काम करो, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र खाली होगा तो कुछ नहीं मिलना है। केंद्र खाली होगा तो व्यक्ति को कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि मैं लोगों का ले लूं, मेरे को यहां से मिल जाए, मेरे को वहां से मिल जाए, चिल्लर वाली बातें करता है, मेहनत वाली बातें नहीं करता। केंद्र खाली होता है तो व्यक्ति चिल्लर बन जाता है, फिर इधर का उधर का लाके करके। और जब केंद्र बलवान होता है तब तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, ठीक है। और सेकेंड हैंड में हम राहु को देख ही सकते हैं। अगर राहु हमारे पास योग कारक प्लेनेट के रूप में है, कारक ग्रहों के साथ है, तो फिर वो सब दरवाजे खोलने की ताकत रखता है। दो विशेष सूत्र आप लिख लो है। जिस व्यक्ति के ज्यादातर ग्रह त्रिकोण में होते हैं तो उस व्यक्ति को भाग्य का साथ बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है। आमतौर पर उसका लोग आते हैं कि चल तू मेरे साथ काम कर ले, तू मेरे साथ ये कर ले, उसको कुछ नहीं होता, उसके अपने आप सब चीजें भाग्य से मिलती है। जिन लोगों के केंद्र में प्लेनेट होते हैं उन लोगों को मेहनत करके कमाना पड़ता है। लेकिन पाराशर जी ने एक ही बात कहा, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ही योग कारक ग्रह, मतलब केंद्र को भी उतना ही बल चाहिए जितना त्रिकोण को चाहिए। अगर दोनों ही मिल जाए तो फिर व्यक्ति शिखर पे जाता है, ठीक है, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही साथ दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं चीजों को। सर हाँ, मुझे इसमें एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने बताया केंद्र और त्रिकोण, तो अगर किसी को 5, 10, 11 की दशा चल रही तो ये केंद्र और त्रिकोण तो मिल चुके ना सर, तो वो बहुत अच्छा चलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा चलेगा। 5, 10, 11 है तो 5 धर्म है और 10 अपना केंद्र है। केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बना है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5 और 10 बुरा नहीं कहते, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बना है तो अच्छी बात है। व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा और जितना मेहनत करेगा उतना उसका भाग्य भी चलेगा। त्रिकोण का ये तो फायदा है कि फिर भाग्य भी उतना ही तेज चलता है। आप मेहनत करते हो, भाग्य भी उतना ही तेज चलता है। अगर सिर्फ केंद्र वाले प्लेनेट सूचक बना रहे हो और त्रिकोण साथ नहीं दे रहा तो जितना मेहनत किया उतना ही मिला, और लेकिन केंद्र त्रिकोण साथ चल रहे हो तो जितना मेहनत किया उतना ही भाग्य भी चला, तो फिर डबल काम हुआ ना। करेक्ट सर। जैसे आपने बताया कि केंद्र में ही ये आपके प्लैनेट्स होने चाहिए, बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि छठे भाव में उनके बहुत सारे ग्रह होते हैं सर, और दशम उनका खाली होता है, तो उस टाइम हमें क्या कहना चाहिए सर? फिर छठा भाव 10th हाउस का एक तरह से देखो तो सहयोगी है। 10th हाउस में 6th हाउस भी उसका त्रिकोणी संबंध बनता है ना, त्रिकोणी संबंध सहयोगी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन छठा भाव वाला जो चार्ट में ज्यादातर ग्रह होते हैं और 10th हाउस में नहीं होते हैं, तो उन लोगों को बड़ा पद पाने में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, या फिर होती भी है तो वो उसको उस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि 10th हाउस मैनेजमेंट का भाव है। 10th हाउस में प्लेनेट होना ही अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट का भाव है, व्यक्ति मैनेज करता है, सिचुएशन को मैनेज करता है, ठीक है ना, संभालने वाला होता है। इसलिए बड़ी फर्म का खासकर व्यापारियों के लिए तो 10th हाउस होना बहुत जरूरी है। नौकरी वालों के लिए छठा भाव चल सकता है, क्योंकि उनको मैनेज नहीं करना होता, बॉस करेगा मैनेज, उन्होंने क्या काम है।
लेकिन जो खुद का ही फर्म बना के बैठे हैं उनके लिए 10th हाउस एक्टिवेट होना ज्यादा जरूरी है। 6th हाउस में ज्यादातर प्लेनेट बैठे हो तो फिर व्यक्ति को एक ही सलाह, नौकरी करो, ठीक है ना, स्वयं का बिजनेस करने से बचो। करेक्ट है सर। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का अभाव होता है फिर। और बिजनेस के लिए सर एक्टिवेट मतलब अच्छे प्लैनेट होने चाहिए ना दशम भाव में। से मतलब नहीं है पापी प्लेनेट हो। दशम भाव तो क्या है मैम, बताओ ना मेरे को। दशम पापी प्लैनेट में राहु के साथ यदि चंद्रमा आ जाए तो बेचारा आग और पानी। राहु के साथ कोई आता है प्लेनेट तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूलास बता रखे हैं, ठीक है, कि वो डिपार्टमेंट ए का ग्रह होगा तो अच्छा है, डिपार्टमेंट बी का होगा तो फिर बुरा होता है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा आया है, चंद्रमा डिपार्टमेंट ए का है। अगर लग्न भी डिपार्टमेंट ए का हो तो फिर बेनिफिशियल है। लग्न डिपार्टमेंट का है तो फिर अच्छा नहीं कहा जा सकता, खासकर वो भी शनि का लग्न हो तो, क्योंकि शनि चंद्रमा कट्टर दुश्मन। बुध का हो तो चलो एक बार फिर भी सपोर्ट कर देगा, शुक्र का होगा तो फिर भी एक दूसरे की क्वालिटी मिलती है, सपोर्ट कर लेगा, लेकिन शनि का लग्न होगा तो चाटा मार देगा। अरे समझ में। और चंद्रमा मतलब कर्क लग्न की कुंडली हो तो फिर सपोर्ट मिलेगा राहु को। हाँ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कर्क लग्न की कुंडली होगा तो मकर और कुंभ लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा हो राहु हो तो फिर चाटा पड़ता है भैया, फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से दिक्कत आती है। ठीक है, सर इस कैंडिडेट की तो मैं देखी दिक्कत बहुत है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है मैम, अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, अलग अलग चार्ट में अलग अलग कंडीशन बन सकती है, और भी बहुत सारे दूसरे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, लग्न में उसको ज्यादा दिक्कत होगी बजाय कर्क लग्न में। कर्क लग्न में कर्क लग्न और चंद्रमा राहु की युति हो 10th हाउस में तो इतना दिक्कत नहीं है। यही लग्न अगर मकर और कुंभ हो तो दिक्कत खतरनाक है। ठीक है, गनीमत है कर्क लग्न है, मेरा बेटा ही है सर। फिर इतना दिक्कत नहीं होगा, जो मकर और कुंभ होता तो दिक्कत ज्यादा हो सकती थी। ठीक है सर मुझे ना एक कॉम्बिनेशन में पूछना था कि जब किसी बंदे को शनि की महादशा लगने वाली है और शनि नक्षत्र लॉर्ड पे अगर 7, 1, 8 का कॉम्बिनेशन दे रहा है तो सर ये थोड़ा मानसिक रूप से उस बच्चे को परेशानी दे सकता है। देखो, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बना, राइट, 1 के साथ 8 आया, और 1 के साथ 8 आने का मतलब क्या हुआ, प्रथम भाव में कौन उच्च का होता है, सूर्य उच्च का होता है, और अष्टम भाव में कौन उच्च का होता है, केतु उच्च का होता है। सूर्य व्यक्ति को जीवन देता है और केतु छाया ग्रह है, ठीक है ना, मारने का काम करता है, मोक्ष का काम करता है। तो फिर व्यक्ति को चीजें छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव कहलाता है। व्यक्ति को फिर दुख होता है किसी चीज को लेकर, मानसिक परेशानी हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि लग्न अष्टम का संबंध बना है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहा जा सकता। सर लेकिन अगर ये किसी छोटे बच्चे की कुंडली है 5 साल की, उसकी दशा नेक्स्ट ईयर लगने वाली है, तो हम इसके बारे में कैसे कह सकते? तो उसको थोड़ा सा बीमारी ज्यादा होगी, ठीक है ना, या फिर उसको थोड़ा सा भय लगा रहेगा अंदर से अंदर, स्कूल में जाने में डर लगेगा, कुछ कुछ हो सकता है कि उसको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, लेकिन सर फर्स्ट लेवल पे 2, 4, 5 है और उसका नक्षत्र लॉर्ड 1, 7, 8 है, तो 5 तो आया है तो उसका स्कूलिंग तो हो जाएगा ना सर? नहीं, 5 और 8 है तो थोड़ा सा उसको स्कूल जाने में भी समस्या आएगा। 5 और 8 का कॉम्बिनेशन बना है ना, 2, 4, 5। हाँ, क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि 4 के साथ 8 भी है। ठीक है, तो ये अष्टम भाव व्यक्ति को लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देता है, हर्डल्स देता है, संघर्ष देता है, व्यक्ति को रुकावट और बाधाएं देता है। बाधाएं कौन देगा, अष्टम। हर्डल्स कौन देगा, अष्टम। ऑब्स्टेकल्स कौन देगा, अष्टम। अष्टम भाव ही तो सारी चीजें देगा। तो व्यक्ति स्कूल में छुट्टियां मारे, स्कूल ना जाए, बहाने बनाए, बुखार आए, कुछ भी हो सकता है। उसकी आप देखना अटेंडेंस कभी भी 100% नहीं रहेगी। आम बच्चों से उसकी अटेंडेंस कम रहेगी, देखना। अच्छा सर, तो सर उसको ये शनि में शनि की अंतर्दशा ज्यादा परेशानी करेगी सर? वो वाली, बिल्कुल। ओके सर, एक्चुअली ये तो हमारे रिलेटिव में एक बच्चे की पत्रिका है सर, तो वो तूल लग्न में उसका गुरु है सर, और ये तो शनि की महादशा भी लगने वाली है उसको कोई नेक्स्ट। बात नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में उसका 2, 4, 5 और दूसरे स्टेप में 7, 1, 8 का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से मैंने पूछा सर आपको। कोई बात नहीं, आप ऑब्जर्व करना, आपको पता चलेगा कि आमतौर पे वो छुट्टियां ज्यादा रख रहा है पहले से। ठीक है, लेकिन सर ये थोड़ा प्रॉब्लम शनि में ही होगा ना सर? बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, शनि में ही। ठीक है, ओके, चलिए। प्राची मैडम और रंजना मैडम ने एक तरफ से मोर्चा संभाल रखा है कि मैं रन लूंगी तो फिर रंजना मैडम आप भाग के रन लेंगे। ठीक है
अभी कोई दूसरे मेंबर्स भी अगर आना चाहे, है ना, प्राची मैडम, रंजना मैडम तो है ही, कोई आना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है जी। राजेश सर। सर जी मेरा कर्क लगना है और मेरी तो अष्टम घर की दशा चल रही थी, हाँ। अभी भी केतु लगन में है, कर्क लगन में, और नक्षत्र उसका शनि का, शनि 10 दे रहा है और 11 भी दे रहा है, दृष्टि पड़ रही है केतु के। सर मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। सर जी मैंने ये कहा कि कर्क लगना मेरा, हाँ, केतु लगन में है और अच्छी बात नक्षत्र है। शनि का है। ठीक है, शनि का नक्षत्र है, शनि 11वें घर में बैठा लगन, कोई बात केतु में नहीं। 10वें घर में है, हाँ, केतु में 10वें घर में है। कोई बात नहीं सर। केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, केतु की दृष्टि भी शनि डाल रहा है, हाँ, लेकिन सप्तम अष्टम घर भी दे रहा है साथ में, तो कोई चक्कर तो नहीं आता? कोई चक्कर नहीं, केतु दे रहा है कोई चक्कर नहीं, केतु तो वैसे ही मोक्ष का कारक है ना, फिर आराम से रहो, दान दक्षिणा करते रहो, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हाँ। तो सर जी मेरा जो बुध की दशा चली थी, तो बुध भी 9 दे रहा था, नक्षत्र सूर्य का वो भी 9 दे रहा था, तो मेरे को बहुत ही स्ट्रगल हुआ। पढ़ाई तो मैं कर रहा था, लेकिन पैसे के मामले में स्ट्रगल, नौकरी के मामले में मन नहीं करता था नौकरी में जाने को। वो दशम भाव का हानि करता है ना। हाँ, बार बार करा सर। हाँ, होता है, थोड़ा सा व्यक्ति को आध्यात्म में रुझान आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, ग्रह अपने रिजल्ट देते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो सर राहु मेरा सप्तम में है, तो राहु का रिजल्ट कैसा रहेगा? लेकिन उसकी किसी राजेश सर, हम यहाँ पे अगर अपने डाउट पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि पत्रिका डिस्कशन करना है तो फिर अपन व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर, ठीक है, ठीक। हाँ, ओके सर। किसी को कुछ भी अभी डाउट है किसी भी चीज को लेकर पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो रामायण ज्योतिष के बारे में दो शब्द कहना चाहे। प्राची मैडम आपने बड़े सवाल किए, क्लास कैसा लगा, मैं पूछा कैसा लगा क्लास आपको? चलिए, शायद दोनों सर मैं पूछूं? हाँ सर सेकंड भाव में मंगल और केतु है, और 7वीं राशि में बैठे हैं, तुला राशि में, और मंगल अगर 8 और 3 दे दे, तो ये समझे कि कम्युनिकेशन या डीलिंग में धोखा है। 3 और 8 व्यक्ति को डीलिंग में धोखा देता है। ठीक है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी के नाम चेंजेस करने में ध्यान सावधानी रखना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग करने में सावधानी रखना है, अपने सिग्नेचर में सावधानी रखना है। ठीक है, इनको सिग्नेचर में भी दिक्कत आ जाती है, बैंक वाला बोल रहा है कि तो आपका सिग्नेचर है ही नहीं, तो थोड़ा सा चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, 3 और 8 देता है। सर ये व्यापार को भी इंडिकेट करते हैं? अगर वो दशा आती है, मान लो मंगल की ही अंतर्दशा आ जाती है, तो फिर व्यापार के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत देगा उस समय। दिक्कत देगा, हाँ। जैसे लोन कर्ज लेने से बचना चाहिए। कल मैंने उपाय के सूत्र बताए थे, जिसमें एक स्पेशल नोट लिखा था कि आज दुनिया लोन कर्ज से परेशान है, जिसका कारक ग्रह मंगल है। ठीक है, तो मंगल करेगा मंगल। पहले लोग कहते थे ना, ऋषि पाराशर जी या संत महात्मा कहते थे सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, इसलिए कहते थे कि मंगल हो। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, सब लोग लोन ले रहे हैं। आधे ऊपर लोग इसलिए मानसिक रूप से परेशान हो गए कि उनके ऊपर ईएमआई की किस्तें हैं, लोन की किस्तें, पागल हो गए लोग। ठीक है ना, लोन कर्ज से आधी दुनिया मानसिक तनाव में चली गई, क्योंकि चंद्रमा कौन सी राशि में नीच का होता है? मंगल की राशि में नीच का होता है। ठीक है, अगर आप मंगल को नेगेटिव यूज करोगे तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। मंगल लोन का कारक है, ठीक है, मंगल युद्ध का कारक है, मंगल लड़ाई का कारक है, मंगल झगड़े का कारक है। इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली चंद्रमा हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का। जी सर। ताराशनि का आप जादू देखो कितना महत्वपूर्ण है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। रमाकांत राव सर, मेरी ना गुरु की महादशा चल रही है, और वो मुझे 2/7/12 और उसका जो सबलॉर्ड है वो 2/12 मतलब शनि है। तो इसमें क्या अपने को मतलब क्या कैसी कंडीशन हो सकती है सर? अच्छा है ना, 11 आ रहा है तो दिक्कत थोड़ी है, धन आएगा आपके पास 2-11 है तो। लेकिन उसका शनि जो सबलॉर्ड है, मतलब अपने को 2/12 सबलॉर्ड पे तो अपन चलते ही नहीं है ना सर, केपी विदाउट सबलॉर्ड की तो हम बात नहीं करते हैं। अपन को 2-11 पे ध्यान देना है, हो गया काम अपना। ठीक है, अच्छा, क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके? ठीक है, हाँ 2-11 पैसा आएगा, टेंशन ही मत लो, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है। अष्टमेश तो भी चलेगा? अष्टमेश है वो?
जिसकी दशा चल रही ना वो कोई अष्टम बात में। नहीं, अपन को तो सूचक पे ध्यान रखना है, ठीक है। अष्टम में बस लग्न में नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति को हेल्थ डिस्टर्ब करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। सर हाँ, थर्ड हाउस में और वृश्चिक राशि में अगर सूर्य, शुक्र और शनि अस्त हो रहा है और बुध वक्रीय है, तो अभी आपने बताया था वृश्चिक राशि में अधिक प्लेनेट होते हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा मतलब चलता अच्छा है या उनकी बातें मानी जाती है, ऐसा कुछ? मैंने कब कहा था वृश्चिक राशि में ऐसे प्लैनेट हो तो बातें मानी जाती है? सर मोदी जी का एग्जाम्पल दिया था, आपने बोला था कि उसमें वृश्चिक राशि में यदि जब ज्यादा प्लेनेट होते हैं तो। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने राहु का उदाहरण दिया था, ठीक है। अच्छा, राहु का उदय। राहु होता है और वो योग कारक बन के आता है, तो फिर वो व्यक्ति बड़ा दबंग और साहसी होता है, ठीक है ना। मैंने उस समय वो उदाहरण दिया था, ठीक है ना, दबंग और साहसी के समय, और वो भी राहु योग कारक होने की स्थिति में, राहु योग कारक, ओके। वो वाला पोजीशन को लेकर दिया था। वृश्चिक राशि में अगर ज्यादातर ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह बता रहे हो आप? शुक्र, चंद्रमा, इस तरह के ग्रह बता रहे हो ना? सूर्य, शुक्र और शनि अस्त है और बुध वक्रीय है। इतना टेंशन मत लो। शुक्र और बुध है वृश्चिक राशि में। सूर्य और बुध का होना व्यक्ति को खान पान अव्यवस्थित करवाता है। खाने पीने की आदत होगी उसको, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान कुछ भी खाएगा, उसकी संगत अच्छी नहीं होगी। कोई ना कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको ले जाता है कि चल चल लगा के आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पीने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, होता है। ठीक, राष्ट्र में शुक्र बुध का आना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, ठीक है। तो इसमें थर्ड हाउस भी तो हम काउंट करेंगे राशि के साथ साथ? हाँ तो करिए ना। थर्ड हाउस दोस्तों का, थर्ड हाउस मित्रों का, चलो भैया चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यक्ति का संगत पे इफेक्ट आ सकता है इस वाले कॉम्बिनेशन में। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली से अष्टम भाव में आती है, और अष्टम भाव आमतौर पे बुरा भाव कहलाता है। बुरा भाव कहलाता है। संगति मिलती है या फिर व्यक्ति बुरे लोगों में रहता है। अब वो बात अलग है कि व्यक्ति बुरे लोगों के बीच में रहकर राजा बन जाए, ठीक है ना, या उन सभी लोगों को पटकने दे दें, या फिर एक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति हुई होती है कि व्यक्ति उन लोगों में फंस जाता है, आमतौर पे वो भी उसके जैसा हो जाता है। आ रहा है समझ में? दोनों स्थितियां, हाँ। अधिकतर स्थिति व्यक्ति फंसता है मोस्टली में। जब राहु योग कारक होता है तो व्यक्ति ध्वस्त करके आगे निकलता है। बहुत मुश्किल केसेस होते हैं। केंद्र की बात कर रहे थे ना प्राची मैम, तो ये केंद्र तो जैसे 1, 4, 7, 10 है, तो जब 1, 4, 7, 10 के अंदर अगर ज्यादा प्लेनेट होते हैं तब व्यक्ति ज्यादा वर्क करने वाला होता है। बिल्कुल। तो ऐसा मान सकते हैं कि जैसे चौथे हाउस में सारे प्लेनेट आ जाए ऐसा, या फिर 7वें में सारे प्लेनेट आ जाए, या फिर केवल केंद्र को माना है? नहीं, चारों केंद्र मान सकते हो। 1, 4, 7, 10 हमारे घर के 4 पिलर हैं, 4 खंबे होते हैं ना, 4 खंबों पे पूरा घर टिका हुआ है। घर की दीवारें घर को नहीं टिकाती, खंबे टिकाते हैं ना, खंबे बीम टिकाते हैं। 4 पिलर हमारे पूरे छत का भार लेके बैठे हुए हैं। तो पिलर महत्वपूर्ण है। पिलर महत्वपूर्ण है तो वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहता है अपने काम के प्रति। ये घर पे छत बनी हुई, इसका मेन कारण कौन? खंबे है। आ रहा है समझ? कोई भी खंबा, चारों खंबे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खंबा होता है दशम भाव। दशम भाव केंद्र सबसे महत्वपूर्ण, दशम के बाद व्यक्ति का लग्न सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ये 2 केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सर जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, मंगल अगर 5-10 दे तो लेन देन का काम करना चाहिए? करो ना, 5-10 में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 5-10 में कोई बुरा भाव तो आया ही नहीं, तो दिक्कत है ही नहीं ना, कर सकते हैं। ठीक है, 1, 5, 10 आ रहा है। 6, 8, 12 तो आया ही नहीं ना सर, नेगेटिव कॉम्बिनेशन। सर नहीं आया। हाँ जी, तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, साउथ फेसिंग मकान भी ले सकते हैं। हाँ, साउथ फेसिंग का कमरा भी ले सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलिए, और किसी के डाउट? आज का सेशन खत्म करें। क्लास आप सभी का बहुत अच्छे से हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। सभी लोग अंदर से खुश मिली होगी। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो, उठ सकते हैं, बोलिए। सर
कुछ लोग ऐसा मतलब कुछ पंडित या वो केवल फेस रीडिंग करके ही मतलब हाँ, अभी फेस रीडिंग वाले मास्टर को लाएंगे, अभी मैं तो करना जानता नहीं हूँ क्योंकि अपन ज्योतिष पढ़ाते हैं। फेस रीडिंग वाला अभी लॉन्च करेंगे तो वो फेस रीडिंग को देखेंगे। नहीं सर, वो किस आधार पे कर लेते मेरे को हैं? पता नहीं ना, अभी मैं जिस चीज का जानकार हूँ उस चीज में मुझे जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है। अभी मेरे को बोल दिया कि भैया हवा में तीर लगाओ फेस रीडिंग कैसा, तो मेरे को हवा में तीर लगाना है, ठीक है। तो हवा में तीर क्या मैं लगाना जानता नहीं हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि मैं हवा में तीर लगाऊं, जो मुझे आता है कम से कम मैं वही बात करूँ ना, ठीक है। तो बर्थ से रिलेटेड कुछ होता होगा, जैसे हमने किसी बहुत को कुछ अपनी होता है बर्थ फेस डेट रीडिंग बताई में। है। हमारी नाक, हमारी आंखें अलग अलग ग्रह को इंडिकेट करती हैं। हमारे लिप्स शुक्र को इंडिकेट करता है, आंखें हमारी चंद्र और सूर्य को इंडिकेट करती है, हमारी भुएं मंगल को इंडिकेट करती है। तो इसमें थोड़ा सा डीप स्टडी चाहिए। व्यक्ति बता देता है कि मान लो किसी का भुएं कटी हुई हो तो जी सर। या तुम्हारा मंगल तो ऐसा, ठीक है। सर हमें किसी ने बताया था कि आपके बहुत जल्दी घड़ी आने वाली, मतलब वो फर्स्ट हाँ, शुरुआत वो में इसी तरह से बताते किसी हैं ने कि नहीं मान लो बताया कि था हमें। जिसके होठ होठ बड़े हों तो व्यक्ति बोलता है कि इसका शुक्र का है कुछ कुछ लोचा, ठीक है। तो जो हमारे शरीर का बनावट है ये एक्चुअली किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको एक ग्रह का तो पता है कि राहु चेहरा है, एक फेस राहु है, ठीक है ना। आज की दुनिया में लोग फेसबुक चला रहे हैं, मतलब राहु का युग आ गया। आपका चेहरा होगा सामने, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो चेहरा राहु, लेकिन चेहरे के अंदर अलग अलग चीजें सारे ग्रह आ गए वापिस, ठीक है। तो हर एक चीजों का जिसका ग्रह पे जितना पकड़ वो उतना मजबूत। सिर हो गया हमारा, कपाल वो अलग, गाल हो गए वो अलग, चिक्स हो गए अलग, सारी चीजें अलग। वैसे तो ज्योतिष बहुत ही गहरा है, बहुत गहरा है। बहुत बहुत समुद्र मंथन जितनी गहराई है एक एक चीजों को। जिन जिन लोगों को ये ना सामुद्रिक शास्त्र का विषय है, आप बता रहे हो फेस रीडिंग, ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। इसमें गहराई से चीजों पे अध्ययन करें। हालांकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि सर आप व्यक्ति का कहते हो चेहरा, ना, हाँ सर आप कहते हो ना कि ना जीवन जियो, तो जो पुराने लोग थे ना हमारे जैसे नानी सास है, कोई दादी जी है, तो वे केवल फेस रीडिंग करके बता देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को मतलब काफी पुराने लोगों को केवल काफी चलने के अनुभव होता तरीके है। से, फेस को देख के, काम करने के तरीके से, कोई लेफ्ट बिल्कुल। हैंड है तो ही बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वाकई वो लोग वाकई वो ज्योतिष जीते थे और हम अब सीख रहे हैं। वो तो जीते ही थे। हमारा जब भारत मुगल शासन नहीं आया था और अंग्रेजों का शासन नहीं था, उस टाइम क्या भारत को देखो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया, वास्तव में सोने की चिड़िया था और उसका काम ऐसा था। मतलब हर व्यक्ति इतना समृद्ध हुआ करता था, तभी तो किसी ने आके लूटा। आप सोचो कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मानो कि अगर हमें कोई 2-3 साल तक भी लूट ले तो हम खोखले हो जाते हैं। जी सर। हमारे भारत को 1,000 साल तक लूटा गया और फिर भी ये भारत बचा हुआ रह गया, खोखला नहीं हुआ। तो सोचो भारत के अंदर ताकत कितनी है। किसी देश को, उसकी संस्कृति को 21 साल तक लूटा गया, ठीक है, उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति जिंदा है। तो संस्कृति गहरी कितनी रही होगी। आज 4 साल तक कोई हमको लूट ले तो हम दिवाले हो जाते हैं, सॉर्ट आउट मार्केट से, ठीक है। सर जैसे शेयर मार्केट में होता है, वैसे एक या दो बार, दूसरी बार में कि अगर उसको कुछ नुकसान होता है ना तो अंदर तक टूट जाता है, या तक कि किडनियां फेल हो जाएगी उनकी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अंदर तक। फिर समझ में आ रहा है। इतना बड़ा, इतनी हमारी सनातन संस्कृति इतनी पुरानी है जिनको हर कोई व्यक्ति ने अपने हिसाब से लूटा है। किसी ने बिजनेस करने के पर्पज से, किसी ने किस पर्पज पे, ठीक है ना। हिंदू सनातन संस्कृति को लूटा, इनके ग्रंथों को जलाए गए, दफनाए गए, छोड़ा गया, यहाँ पे भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन अभी भी इस लेवल पे खड़ा है। मतलब इसकी ताकत कितनी हो सकती है, क्योंकि लोगों ने आके भ्रम फैलाया, ठीक है। वरना क्या बात कर रहे हो, भारत सोने की चिड़िया ही था और डेफिनेटली वो है, ठीक है ना। का ज्ञान कभी नहीं गया है, वो आज भी किसी न किसी रूप में व्यक्ति को वापस निकाल ही देता है बाहर, किसी न किसी के द्वारा। तभी तो आप हमको मिले हो सर। ऐसा नहीं है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, ठीक है। सर कल की क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे। जी जी, बेस्ट की लास्ट क्लास है, आप सारे अपने शिष्यों को आशीर्वाद देके जाइए एज ए ग्रुप। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरे शिष्य हमेशा खुश रहें और वो बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे से लोगों की केस स्टडी करें, और खासकर ज्योतिष को जीवन जीने की कला मान लें, ठीक है ना। ज्योतिष जीवन है और जो व्यक्ति ज्योतिष को जीवन जीने की कला मानेगा, कल मैंने उपाय में यही समझाया था आपको कि एक व्यक्ति ज्योतिष को मानता है कि हमें सिर्फ भाग्य देखना है,
या एक व्यक्ति ज्योतिष को करता है कि मैं सिर्फ भाग्य देखता हूँ, तो उसके लिए ज्योतिष नहीं है। जो ये चाहता है कि मेरे को जीना है यार, ज्योतिष जीवन जीने की कला है, जो ज्योतिष के माध्यम से जीता है या ज्योतिष को जीता है, उसके लिए ही ज्योतिष है। और उसी को ज्योतिष के उपाय सूट करते हैं, और उसी का एक छोटा सा मंत्र भी सूट कर जाता है सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो जी रहा है ना, वो कर नहीं रहा है। आ रहा है समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और ज्योतिष को हमने बहुत नए तरीके से सीखा है। बिल्कुल। अभी तक हम ज्योतिष सीख रहे थे बहुत अलग, मतलब सुन रहे थे, सीखा तो नहीं था, बहुत अलग तरीके से। लेकिन जी अब मैम, कि अपने व्यवहार में उसको पॉजिटिव वे में उतार के अपने जीवन में परिवर्तन लेके आओ, वही ज्योतिष है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सिखाया है। जीना है। ज्योतिष हमेशा ज्योतिष का भाव कौन सा? पंचमन्नवम जीवन जीने के भाव है, क्योंकि ये लाइफ है, ठीक है ना। ये कर्म नहीं है, कर्म से 12th है, क्योंकि हमारा जीवन और हमारा कर्म आमतौर पे एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। हमें जीवन जीने की कला विकसित होना चाहिए, फिर जाके हम कोई भी कर्म करें बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ काम ही करेंगे और लाइफ को जी नहीं पाएंगे उस आनंद से, तो हम डिप्रेशन में, तनाव में जुड़े हो जाएंगे। इसलिए ज्योतिष जवान है, जीवन जीने की कला को विकसित करवाता है और आनंदमय तरीके से जीना सिखाता है। सर हम ईश्वर में एकाकार कैसे हो सकते, एक एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा समझाइए ना मुझे। क्या? ईश्वर में एकाकार मतलब अलग होने का एक वो भाव ना, वो जो आपने कल बताया था ना, वो क्या क्या होना चाहिए ईश्वर में? एकाकार मतलब ईश्वर हमसे अलग नहीं है। ईश्वर में एकाकार कैसे होना चाहिए? हाँ, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम सोचते हैं ये भगवान है, मैं हूँ, ये मेरा दुख है। देखो जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए, अभी मान लो कि लोग ओशो को फॉलो करते हैं, अभी ओशो ने भी एक ही बात कहा था, ठीक है, कि आप सिर्फ अपने आवाज को दबाओ मत। ओशो ने क्या कहा कि अगर आपको वाकई में आध्यात्मिक उन्नति करना है तो आप अपनी मन की फीलिंग्स को दबाओ मत, अपने आप को जानने की कोशिश करो। समझ में? आप किसी भी चीज को अगर अपने अंतरात्मा से जानते हो तो ही आपको जो चीजें आपको बिना कहे मालूम पड़ जाएगी ये सत्य है। अगर हम बाहर से काम करते हैं, ठीक है, तो पता चलेगा कि भैया बाहर ही हो रहा है, लेकिन एक चीजें हम अपने दिल की गहराई से समझते हैं तो वो चीजें एक बिल्कुल अनोखा रिजल्ट देता है। आपका प्रश्न ये कि ईश्वर और हम एक कैसे हैं, ठीक है। हमको किसने पैदा किया? भगवान ने। भगवान ने पैदा किया। हम डायरेक्ट तो आ नहीं गए, ठीक है। तो हमारे फादर कौन हुए? भगवान हुए। अगर भौतिक रूप से देखे जाए तो हमारे मम्मी पापा, और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ईश्वर के द्वारा ही हम आए। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इस पूरे प्रकृति का फादर ही भगवान है। फादर ही भगवान है। हाँ। तो हमको जन्म दिया है, जबकि ये पेड़ पौधे को जन्म दिया, तुलसी माता उसको जन्म दिया, ये गाय बकरी को मारते हैं, पत्थर के मारते हैं, उनको भी जन्म दिया। आमतौर पर ईश्वर की निगाह में तो सारे समान वैल्यू रखते हैं ना। ये तो हमने आते अपनी जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन ईश्वर की निगाह में तो एक अलग चीज है ना यार। उन्हों के लिए तो सारे ही लोग एक हैं। जी सर। इसीलिए ईश्वर का विधान देखो आप, कभी गर्मी देता है, कभी बरसात देता है, कभी ठंड देता है, क्योंकि हमारी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करता। वो अपने बच्चों की जरूरत के हिसाब से काम करता है। अभी आप सोचो, कभी आपने सोचा कि अपने घर की सफाई करते हो, या आपने सोचा कि दुनिया की सफाई कौन करेगा? तो तूफान आता है, ठीक है, फिर झाड़ू लगता है। ईश्वर अपने हिसाब से काम करता है। उन्होंने काम करने का तरीका देखो। हम अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, फिर ईश्वर को तो पूरी दुनिया में झाड़ू लगाना है, तो फिर तूफान आता है, लोग कहते हैं कि ईश्वर गलत कर रहा है। अरे काय का गलत कर रहा है? जी सर, जैसे हम कोरोना में पूरी गंगा एकदम साफ सुथरी हो गई थी। तो वो तो उन्हों का काम, हमारा काम 100 साल का, उन्हों का काम 1 दिन का। ईश्वर चाहे तो एक ही दिन में सारा काम कर दे, व्यक्ति को वहीं अटका दे, ठीक है। तो हवा, वो हर साल काम करता है, हवा चलाता है, फिर अपने सारे घरों को, पूरी प्रकृति को जाले साफ करता है, तो पानी डालता है, ठीक है। फिर कोई गंदगी फैलती है तो फिर कड़क धूप देता है तो सारे मच्छर बाहर निकल जाए। तो वो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अपने आप में एक यूनिक प्रोसेसिंग है। आमतौर पे हमको ईश्वर से अलग नहीं मानना चाहिए, हमको उनका टेक्निक सीखना चाहिए। अगर आपको दुनिया पर राज करना हो तो ईश्वर की टेक्निक को सीखो। आखिर उन्होंने, इंद्रलोक ने एक बार चुनाव हुए कि भैया इंद्रदेव को राजा बना दिया, सेकंड टाइम ब्रह्मांड में चुनाव ही नहीं हुए। आखिर कितने साल तक ऐसे राजा बन गए? तो उनका काम करने का तरीका क्या थी? सबसे पहले तो वो देखो, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही इस तरह का है कि व्यक्ति को उसको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमें हमेशा कुछ भी काम करना है तो हमें पंच तत्वों को देखना चाहिए, हमारे मौसम परिवर्तन को देखना चाहिए। मौसम परिवर्तन होते नहीं होते हैं, ठीक है।
गर्मी, ठंड, बरसात, ये क्या सिखाता है हमको? ये क्या सिखाता है? अगर आप गांव में रहते हो तो आप गांव के जैसे बन जाओ, अगर आप शहर में रहते हो तो मेरे भाई शहर के जैसा बन जा, अगर विदेश में चला गया तो विदेश के जैसा बन जा। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसा देश वैसा देश। अपने मूल चीजों को मत भूलो, लेकिन आप थोड़े से चेंजेस लाते जाओ तो आपको लोग स्वीकार करेंगे। आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लाते तो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ईश्वर हमें सिखाता है कि यार मैं खुद बदल रहा हूँ, गर्मी से ठंड आ गई, ठंड से बरसात हो गई, समझो अपने आप को। जीवन जीने की कला है, चेंजेस है, जैसे के साथ जैसा। जैसे कि आजकल के लोग क्या कहते हैं, हमको गाँव में नहीं रह सकते हैं, हमको मेट्रो सिटी में जाना है। मतलब वो ईश्वरी शिक्षा को फॉलो नहीं कर पा रहे। अरे भाई क्यों नहीं रह सकते? हम एसी में रहते हैं, पंखे में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? इसका मतलब हम नहीं रह सकते तो हमने पंच तत्वों को फॉलो नहीं किया ढंग से, हम ईश्वर को ढंग से नहीं मान पा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति तो वो है कि राम एक राजा का व्यक्ति, एक राजा का बेटा जंगल चला गया, जंगल में 14 वर्ष वही वनवास आखिर कर वो रहा ना। तो ये ईश्वर है कि भैया हर परिस्थिति में, ठंड, बरसात, गर्मी में अपने आप को चैलेंज देता है। ईश्वर हमें होमवर्क देता है। ईश्वर क्या देता है? होमवर्क देता है। चलो अभी बरसात आने वाली है, अभी होमवर्क कर लो। कैसे रहोगे तो तैयारी करवाता है ना, छाता वगैरह ये लाना है, वो करना है। अब बरसात आएगी तो ऐसे वैसे मैनेज करेंगे, फिर ठंड आती है, फिर रजे वगैरह लाते हैं। तो होमवर्क करवाता है। ईश्वर बहुत कुछ काम करता है लेकिन बताता नहीं है, सिर्फ नेचर के माध्यम से हमें उसको हर चीजों को बताता है। ठीक है, पेड़ काट दिए, बोला कुछ नहीं, तकलीफ अपन को आ गई। तो ये ईश्वर में ही हमें ईश्वर है। जब हम ईश्वर को अपना रूप मानते हैं तो फिर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़। वास्तव में ईश्वर ही प्रकृति है, नेचर ही ईश्वर है। ठीक है, इसीलिए उनको पनिशमेंट भी मिल जाती फिर। त्रिदेव पंच तत्व है, भगवान वास्तव में कोई होता ही नहीं है। पंच तत्व ही तो भगवान है, पंच तत्व ही भगवान है। भगवान कोई भी नहीं है, पंच तत्व है। जो व्यक्ति पंच तत्वों को फॉलो करता है वो ईश्वर है। ठीक है, और हमारा मानव जीवन पंच तत्व से बना हुआ है। अभी मान लो एक भी तत्व कमी हो हमारे अंदर तो आपको बीमारी आ जाएगी। अग्नि तत्व की कमी होगा तो आंखें खराब हो जाएगी, जल तत्व की कमी होगी तो ग्लूकोज बोतल चढ़ाओ। ठीक है, पृथ्वी तत्व की कमी आया, हड्डियां दुख रहा है, क्या करें? वायु तत्व की कमी आ गया, सुनाई नहीं दे रहा, क्या करें? आकाश तत्व की कमी आ रही है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग खराब हो गया, क्या करें? पंच तत्व की कमी आना और हमारा शरीर खराब हो जाना मतलब हमारा स्वस्थ शरीर है। इसलिए बोलता हूं कि स्वस्थ शरीर हमारा ईश्वर, हमारा शरीर स्वस्थ है, इसका मतलब हम ईश्वर की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करो, अपने आसपास के लोगों की केयर करो, यही तो ईश्वर है। क्योंकि हमें नेचर की केयर करना है, हो गया काम। तो ईश्वर हम ही है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, सिर्फ हमें देखना है, अपना समझना है, बस यही ज्योतिष है। और सनातन संस्कृति तो बहुत गहरी है, इसमें तो डूबते जाओगे तो भी आपको पता नहीं छोर कहाँ मिलेगा, क्योंकि छोर ब्रह्मा नहीं मिला था। सर पहली क्लास से लेकर अब तक आपके जैसा गुरु नहीं मिला सर, अब जाके गुरु मिला मुझे। अच्छी बात है ना, बढ़िया है, कुछ तो फायदा हुआ, पैसे वसूल हो गए। फायदा हुआ मुझे तो वसूल हो गया सर, बल्कि मुझे ज्यादा मिला, ज्यादा मिला है, ज्यादा मिल गया मुझे। अच्छी बात है ना। हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना था लास्ट। प्राची मैम आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था कि क्लास कैसा लगा आपको, तो आप तो म्यूट कर लिए थे। हाँ नहीं सर, बाहर गए थे सर, क्लास बहुत अच्छा था। ओके, मुझे लगा म्यूट कर लिया, डाउट सेशन के लिए रखा गया है मेरे को। नहीं सर नहीं, मुझे सर एक डाउट था कि जैसे आपने बीमारी का बताया था कि बीमारी के लिए छठा भाव फर्स्ट हाउस से ही जुड़ना चाहिए, तो कभी कभी सर ऐसे होता है कि छठा हाउस ऑपरेट नहीं होता है, बट समटाइम्स हमारे मारक और बाधक भाव को ऑपरेट हो जाते हैं, लेकिन छठा हाउस नहीं एक्टिवेट होता, तो उस टाइम पे वो बंदा बीमार पड़ सकता है सर? पड़ सकता है। बीमार व्यक्ति छठा भाव से बीमार होता है तो व्यक्ति को शारीरिक समस्या आती है, लेकिन बीमार एक तरफ से नहीं होता, व्यक्ति कई तरह से बीमार हो सकता है। व्यक्ति मानसिक बीमार भी हो सकता है, बिना छठे भाव के व्यक्ति बीमार हो सकता है, मानसिक बीमारी आ गई, आ रहे समझ में? कई तरह की बातें हो सकती है। तो वहां पे ऐसी स्थिति में चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को कनेक्शन बना रहा हो। ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि छठा हाउस अगर एक्टिवेट नहीं है तो फिर उस टाइम अगर मारक बाधा अगर दोनों ऑपरेट होते हैं तो फिर मानसिक बीमारी और दूसरी, लेकिन तो वो आ ही जाएगा ना सर, लेकिन ऐसे नहीं कि छठा भाव इफेक्ट देगा ना। कोई भी ग्रह आता है अपना काम करके जाता है, बस एक सीधी सी बात है।
कोई भी प्लेनेट आएगा, किसी की भी दशा आएगी, जो प्लेनेट जिस भाव का स्वामी है, जो सूचक बना रहा है, मारक बाधक कॉम्बिनेशन है, वो सारा काम उसका करके जाना ही है, क्योंकि वो तो अभी सोचो कि मैं क्लास में आया हूँ तो मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, मेरे को पढ़ाना ही है, ऐसा तो मैं कह नहीं दूंगा कि चलो आज छुट्टी, आज बातें खत्म। आखिर काम मेरा है, वो करूंगा मैं, उसके बाद फिर कुछ भी हो। तो जो भी ग्रह आता है वो करता ही है, ठीक है, अपना काम। करेक्ट है सर। ठीक है सर, वो सिलेबस भी आप दे दीजिए ना, वो एडवांस का, वो जो आप बताने वाले थे। मैं प्राची मैडम आज अपने बेस 12 वाले ग्रुप में रखा भी हूँ और उसको एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ अच्छे से कि सिलेबस में हम क्या पढ़ाएंगे। आप एक बार जरा सा देखना बेस 12 में जाके, आपको पता चलेगा कि सिलेबस आज क्या है एडवांस क्लास का, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है सर। ओके, चलिए फिर। सर इसमें कुछ नया ही पढ़ाया जाएगा, जो अभी जो बैच 12 में पढ़ चुके हैं? आप एक क्या बार ये सिलेबस वापस? देखो, पूरा ही नया है, नया ही है। अभी एक बार सोचो, मैं भी गुरु हूँ, मुझे भी अपने स्टूडेंट की परवाह है, अब वही पढ़ा के तो पैसे तो लूंगा नहीं, ठीक है। सर, वो आपने वो मैरिज वाला एक डाला था, वो कौन सा क्लास है सर? मुझे समझ में नहीं आएगा सर, वो कौन सा वाला क्लास है? कौन सा मैम? गुण मिलान कुंडली। आपने सर एक मैरिज का एक पोस्ट किया है एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ मैरिज के कंटेंट्स दिए है सर आपने, तो वो अलग क्लास है क्या? आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना कौन सा है। हाँ हाँ सर, ठीक ठीक। हाँ, सर, नया ये जो क्लास है प्रश्न- मैम, देवकी मैम नया क्लास है। हाँ सर, ये जो प्रश्न कुंडली है, इसमें केवल प्रश्न पूछते ही उत्तर मिलता है? प्रश्न पूछते उत्तर मिल जाएगा। आरपी रूलिंग प्लेनेट वाला जो कॉम्बिनेशन है, रूलिंग प्लेनेट पढ़ेंगे 5 आरपीस, इसमें आप क्वेश्चन पूछो, आपको 5 आरपी निकालने हैं, 2-3-4 मिनट की कैलकुलेशन होती है ना, कुछ नहीं करना है, सीधा उत्तर मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी यूनिक टेक्निक है, व्यक्ति को 2 मिनट के अंदर उत्तर मिलता है। जब हमें पता चले कि इतना टाइम नहीं है, कुंडली खोल के समझ सामने वाले व्यक्ति का आरपी बनाओ और तुरंत काम। ओके सर। सर बस एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया था कि बुधादित्य योग होता है, नोट्स में भी है, तो जैसे चौथे घर में सूर्य और बुध का योग बने सर, तो ये बुधादित्य योग कहलाएगा सर? क्या कॉम्बिनेशन होगा? चौथे हाउस में सर सूर्य और बुध हों, युति में हो, तो ये बुधादित्य योग कहलाएगा सर? बुधादित्य कहलाएगा ना सर, चौथे घर में सूर्य और बुध हो तो भी। हाँ, अच्छा, शनि भी युति में हो सर, तीनों युति में है, तो फिर वो क्या उसके फिर वो रहेंगे सर? फिर उसके अलग अलग चीजों का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये सारी जो युति वाला जो प्रोसेस है, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत गहराई से होते हैं सर। ठीक है, क्योंकि ये वैदिक और बीएनएड का पार्ट है मुख्य रूप से। हम केपी में सिर्फ सूचक से बात करते हैं, केपी सिर्फ सिग्निफिकेटर से बात करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसको और भी डीप स्टडी के लिए हमें बीएनएन प्रोसेस, डिस्पोजिटरी थ्योरी, पोटेंशियल थ्योरी, बैकग्राउंड थ्योरी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम बारीक से बारीक इन चीजों का एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निक अलग है, ये हमारी एडवांस क्लास में जरूर आएगा। लेकिन अभी आपको केपी क्लासेस से देखना तो सिर्फ सूचक को देखना, सूचक अच्छे तो अच्छा वर्क होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर। क्लास बहुत शानदार रही सर, अभी तक का जो सफर रहा। थैंक यू वेरी मच सर। हिसाब से आप पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका सर बहुत सहज और आपकी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अरे सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, स्टूडेंट खुश होता है तो है कि चलो, है ना, अच्छी बात है। भीतर तक किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी डाउट कभी भी आए, ठीक है जी सर, तो उनके क्लास खत्म हुआ है, राहुल महेश जी आज भी है, आप आराम से मुझे डिस्कशन वाले ग्रुप में, वो ओपन नहीं होता तो आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट करो ना, आप मुझे पर्सनल मैसेज छोड़ दो, क्लास खत्म हुआ है, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। जल्द आपको प्रैक्टिस मिलेगा, वहां पे आपको अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो हमेशा मैं आपके लिए बैठा हूँ। ऐसा कभी नहीं समझना है कि सर क्लास खत्म हो गया सर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नहीं छोड़ेंगे नहीं सर आपको। अच्छी बात है जी। ललित सर कुछ कह रहे हैं? चलिए, अभी सबका हो गया सर, क्लास बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मनोज सर आप आए क्लास में, आप सभी के चेहरे देखने को मिले हैं और बहुत अद्भुत सफर आप सभी लोगों के साथ। जिस तरह का सभी बैच होता है, बैच 12 भी बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले, इसका मुझे इसका मेरा भाग्य, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं हमेशा। ठीक
ठीक है, और बहुत प्रेम करने वाले स्टूडेंट मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रेम करते हैं। हाँ जी, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ भी डाउट हो गया हो, क्लास खत्म हो गया है, लेकिन मैं आराम से डिस्कशन अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब बेस 12 में इतना ही। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर।